आइए इसी के साथ फिर मैं गुजारिश करूंगा जनाब अग्निहोत्री साहब जो कानपुर से तशरीफ़ लाए हैं, मैं उन्हें दावत कलाम दे रहा हूं कि वो अपने कलाम से नवाजें, तालियों से उनका इस्तकबाल किया जाए। जनाब अग्निहोत्री साहब कानपुर की। आप लोग हमारे स्वागत में एक बार ताली बजा दें। पता नहीं बाद में बजे कि न बजे। मित्रों, बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं, बहुत अच्छे आप श्रोता हैं। इतने अच्छे श्रोता कहीं नहीं मिलते। मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं कई सम्मेलनों में, इतने अच्छे श्रोता नहीं मिलते जिस ढंग से आप लोग सुन रहे हैं। ये बात मैं हर जगह कहता हूं। बैठो भाई साहब, बैठो, थोड़ी देर में आनंद आएगा, धीरे धीरे आनंद आएगा, कोई बात नहीं। मैं तो छोटा मोटा कवि हूँ, बहुत कविता मुझे आती नहीं। मैं तो ये सोच रहा था कि कभी एक शायर को बुलाया जाएगा। सामाइन हजरात बैठ जाएं, आप बहुत ही दिक्कत होती है शोराए कराम को, कविगण को बार बार आपसे आपको आगाह करते हैं, आपसे जो है गुजारिश करते हैं। हमारे बीच में अतिथि हैं, बहैसियत मेहमान हैं, आप उनकी कम से कम इज्जत अफजाई करें, उनकी हौसला अफजाई करें। नहीं दावत तहसीन दे रहे हैं, कम से कम बैठ करके उनकी इज्जत अफजाई करें। नहीं, खड़े रहने दीजिए उनको, खड़े रहने भाई बैठ जाइए भाई। बैठ रहे हैं, बैठ जाए। अगर मुशायरे का मजा लेना हो तो बैठ जाइए आप हजरात। बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं और आपको वाकई जितना मजमा मैं देख रहा हूँ, ये कम मुशायरों में इतने मजमे हुआ करते हैं। तो दोस्तों, मुझ कुछ कहना चाहता था। ना तो मुझे कविता आती है और ना मुझे गजल वजल आती, ना कुछ आती है। मैं कौमी एकता का जीता जागता प्रमाण हूँ। ना मुझे अच्छी तरह से हिंदी आती है, ना मुझे अच्छी तरह से उर्दू आती है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। कौमी एकता का सबसे जीता जागता उदाहरण भाई साहब। मैं अपने नौजवान दोस्त बैठे हुए हैं, उनसे थोड़ी सी बात करनी है। मैं दोस्तों आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखते। बहुत खराब बात है। आप उनका आदर नहीं करते, सत्कार नहीं करते, ये बहुत खराब बात है। आप उनका आदर करें, सम्मान करें, पर उनकी बात न माने। बात मानेंगे जूता खा जाएंगे भाई साहब। मैं सही कह रहा हूं भाई साहब। एक बुजुर्ग ने हमें जो एक मशवरा दिया, वो बताता हूं, मैंने उसको अमल कर लिया। सुनिएगा। और उन्होंने कहा था, उनके बुजुर्ग बता रहे थे, कह रहे थे बुजुर्ग कि हमारे बुजुर्गों ने भी यही बताया था, और उनके बुजुर्गों ने भी बताया था। वो मुझको बता रहे थे और मैंने अमल कर लिया साहब। वो कह रहे थे कि इज्जत दो तो इज्जत मिलती है। हमने उनकी बात मान ली, हमने इज्जत दे दी। अब बताओ हमारे पास कुछ बचा? और इस आशा में इज्जत दी कि अगला इज्जत देगा। अब नहीं दे रहा तो क्या जबरदस्ती ले ले? तालियां बजाओ तो बहुत अच्छी बातें करूंगा मैं सही बताऊं। बुजुर्ग कहते भाई, मैं नहीं जानता। बहुत अच्छे भाई, बहुत वाह 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 वाह। बुजुर्ग कहते हैं कि जो आदमी बड़ा बनता है, महान बनता है, उसके पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। हम आज तक नहीं समझ पाए वो स्त्री कहाँ हाथ लगा देती है। विश्वास मानो, मैं नहीं समझ पाया। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि 2-4 हाथ लगाओ। और जिसको भी महान बनना है, बड़ा बनना है, वो सुबह दोपहर शाम लगवाया करे। महान बनेगा। हम तो भाई सब समझाने, हम कोई कविता वविता नहीं जानते भाई साहब। मैं तो सही कानपुर में रहता हूँ, थोड़ी महीन बातें भी करूँगा, आप लोग समझेंगे। बहुत समझदार हैं श्रोता, यहाँ पर बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। मैं वकालत करता हूँ भाई साहब, और यहाँ सच बोल रहा हूँ। हमारा तालियां बजा दो, समझ में आता रहा करे तो यार। बहुत भाई, बहुत कुछ कहने का ढंग है, बहुत डांस करने का। वाह 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 वाह। विश्वास मानो, मैं वकालत करता हूँ एक बार मैं वो अपने क्लाइंट के लिए एक वो डेट लेने गया था, तारीख ले लें। हमने कहा दे लें, इसको चला जाए अपने गाँव अपने। जब वहाँ पहुँचे जा करके तो 2 वकील आपस में बहस कर रहे हैं। कोई नाली का झगड़ा था, कोई होगा हिसाब किताब। वो दोनों वकील एक मोहल्ले, अब दोनों एक मोहल्ले के वकील, तो आपस में थोड़ी खुन्नस भी थी। तभी बहस के दौरान इतनी गर्म बहस हो गई, एक ने दूसरे से कहा, वकील से,
आप गधे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। और दूसरा वकील काहे चुप रहता? उसने कहा आप गधे हैं, उसने कहा आप गधे हैं, उसने कहा आप गधे हैं। ऊपर जो डाइस पे बैठे हुए थे पीठासीन अधिकारी जज साहब, बोले देखिए आप लोग कि वकील होने के बावजूद भी आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, डेकोरम मेंटेन कीजिए। हमारे होते हुए आप एक दूसरे को गधा नहीं कह सकते। अब सही कह रहे हैं भाई साहब, हम गलत नहीं कहने आए यहाँ पर। मैं अपनी अभी वो बता रहे थे कि दरोगा जी के बारे में ये उल्टी सीधी बातें खराब लगता है। मैं दरोगा जी से नहीं डरता होता, मैं आज तक नहीं डरा, और तब डरता हूँ जब पैसे जेब में नहीं होते, बहुत डर लगता है उस समय। आज हमारे जेब में 50 रुपए हैं, काहे को डरे हैं? आइए भाई साहब, चलिए जाइए। जा रहे हैं, पिताजी को भेजेंगे यहाँ। वाह वाह वाह, बहुत सही है, तालियां बजा दें इनके लिए। बहुत बढ़िया बढ़िया। हम तो हमारी अपनी बात बता रहे हैं, हम अपनी घटनाएं बताने आए, व्यथा कथा सुनाने आए। जो दर्द है मैं आपके सामने उड़ेल करके देना चाहता। कुछ नहीं है, भी कुछ नहीं, सिर्फ दर्द के अलावा इस संसार में है क्या भाई साहब? हमारे मोहल्ले में एक चौकीदार, चौकी इंचार्ज आए, अब वो भी कविता लिखते थे। नवा आश्चर्य है, कोई पुलिस वाला कोई कविता लिखता है कि नहीं? उन्होंने पता लगा लिया, उन्होंने पता लगाया कि हल्के में के अग्निहोत्री रहते हैं, वो भी कविता लिखते। कहने बुला ला उनको। हम चले गए भाई साहब। जब पहुँचे वहाँ पे जाके, वहाँ पे बैठाया उस बेंच के ऊपर जिसमें दलाल बैठते थे। बड़ी बेइज्जती समझता हूँ भाई साहब मैं। बोले कविता सुनोगे? हम लिखते हैं। अब बताओ दरोगा जी से आप कह सकते हैं कि नहीं सुनेंगे? हमने कहा सुनाइए। 10 कविताएं सुना दी भाई साहब। बोले कहने कैसी लगी? और हम सही बोलते हैं। हमने कहा 2 कौड़ी की। तो वो बोले पहरा, इसको लॉकअप में बंद करो। शाम का वक्त लॉकअप में बंद करवा के घर चले गए। बोले सवेरे इसको छोड़ देना। मच्छरों ने कहाँ कहाँ काटा है मुझे, उन अंगों का वर्णन नहीं कर सकता। 10-15 दिन के बाद भाई साहब फिर वही सिपाही हमारे घर पे। बोले दरोगा जी ने बुलाया, और रूह कांप गई। पहुंचे जाकर के हमने कहा क्या दरोगा जी क्या बात? कहने कोई बात नहीं है, ऐसा है कि कुछ नई कविताएं लिखी, नई कविताएं लिखी हैं, कुछ सुनेंगे? थर 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 बोटी कांप गई भाई साहब। हमने कहा सुनाइए। 1 सुनाई, 2 सुनाई, 3 सुनाई, तो चौथी सुनाने लगे तो उठ के चल दिए। कहले कहाँ जा रहे हो? हमने कहा लॉकअप में। अपनी व्यथा कथा, और दूसरे कुछ कहना ही नहीं है। हमें क्या कहना दूसरे का? हमें कुछ कहना है? अब सरदार जी वहाँ पर दिल्ली में प्रधानमंत्री हैं तो क्या कह दें? अब सरदार जी हैं तो हैं, अब वही प्रधानमंत्री हैं, हम लोग मानते हैं, बस इतनी सी बात है। नहीं मानेंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे? मैं सही बता रहा हूँ। अभी बीच में थोड़ा सा अच्छा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुलायम सिंह जी की सरकार आ गई। एक से एक विधायक जो नहीं जीत सकते थे जीते। बेटा बैठो 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 बैठो। और उनको जीतना भी चाहिए था मुलायम सिंह जी। पूरा वातावरण उत्तर प्रदेश का पूरा मुलायम मुलायम हो गया। हाँ सही बता रहे हैं। वाह वाह वाह। एक नवविवाहिता ने कहा, नवविवाहिता ने जब अपने ससुराल से लौट के आई मायके में, तो उनकी सहेलियों ने पूछा कैसा रहा? तो बोली मुलायम मुलायम रहा। ये इतना पूरा वातावरण पूरा मुलायम रहा। तालियां बजा दे भाई साहब। हम तो विश्वास बैठो कहने का ढंग है, सलीके से कहने की बात करता हूँ, और कोई बात थोड़ी है। दाग ने ये भी कहा था जाने दो, अब पिताजी आएंगे। हाँ उन्होंने कहा था कि 11 बजे तक चले आना, तब तक हम सब निपटा लेंगे। हाँ धीरे धीरे मुशाराम ना अपने नौजवानी पे जब आएगा तो वो आएंगे, और क्या काहे जल्दी चले आवे। कहने के नौकरी कहने का 2 कौड़ी कभी
उनको क्या सुनना है? अभी जो शायर आएंगे बड़े बड़े, उनको सुना ना। आप भी हमारा क्या चाल है यार, ये भी तो देखो भैया। मैं बताऊं, मैं तो सही कह रहा हूँ, मैं गलत नहीं कहता, कभी भी नहीं कहता। मैं आपको बताऊं, अभी कहा गया ये मायावती जी के आ गए। कानपुर से हाँ जौहर कानपुरी जी और आदरणीय मोहतरमा सबीना अदीब जी आ गई हैं। इन्होंने हमारी कविता के बीच में जो खलल डाला है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा है। कानपुर के हम भी हैं, कानपुर के वो भी हैं। इससे थोड़ा सा ज्वेलसी, तालियां बजा दें उनको भाई। वाह। तो भैया सबीना जी कुछ पढ़ूं मैं? पढ़ो तो, मैं तो बहुत छोटा कर है कि नहीं भाई सबीना जी से पूछा मैंने एक दिन कि आप जी जी हाँ अभी हाथ मिलाए हो रहे हैं भाई, अग्निहोत्री साहब को दूसरे दौर में भी आवाज़ दी जाएगी, आप हजरात घबराइए। थोड़ा सा बस एक दूसरे एक कविता सुनाना चाहता, तो वही मैं इच्छा कर रहा था। जी स्वागत है। सुनिएगा, एक कविता मैंने लिखी, सुनिए कविता सुनाने की। एक बनाना चाहता था और कोई बात नहीं कि हास्य के बाद हास्य पढ़ा दिया गया। एक थोड़ा सा वो हो जाता तो मैं बात कर ले। मैं आपके एक मतलब आपकी जागृत के लिए सुना, सुनिए। हाँ एक कविता को लिखने के लिए मुझे एक भूमिका मिली जो सच घटना थी। मैंने उससे उस कविता को निकाला और एक कविता सामने रखा। मैं कभी भी झूठ बोलने की कोशिश नहीं करता। कविता में सच्चाई, सच्चे शेर कहने की, सच्ची बात करने की कोशिश करता हूँ। एक शेर अर्ज किया है, हाँ तो कि तुम मुझसे क्या प्यार करोगे। हमारा मिश्रा देखिए भाई साहब। हाँ तुम मुझसे क्या प्यार करोगे, तुम तो कारोबार करोगे। तुम मुझसे क्या प्यार करोगे, तुम तो कारोबार करोगे। इसकी टोपी उसके सिर पर, ऐसा कितनी बार करोगे। मैं एक जो कविता की बात कर रहा था उसकी भूमिका में 2-3 बस आपकी बात कर रहा हूं। मेरे एक मित्र हैं, जहां से कविता शुरू हुई, जहां से कविता मैंने ली, उन्होंने अपने गृह प्रवेश में लिखा। सुनो भाई साहब, गृह प्रवेश में जब किया तो उन्होंने मुझको बुलाया और गृह प्रवेश में बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि देखो ये मैंने बनवाया है, घर चलो देख लो आप। उन्होंने दिखाया, कहले ये पोर्च बनवाया, ये छज्जा बनवा दिया है, ये लेट्रिन बाथरूम किचन बनवाया है। भाई साहब बड़े लोगों का खेल था, लेट्रिन तक देखनी पड़ी हमें। उसके बाद बताया, बोले के लिए बेडरूम है। हमने कहा बेड है, बेडरूम है तो काहे बनवा दिया आपने, क्यों बनवा दिया आपने। खासकर हमने अक्सर देखा है, जहाँ तक मैं पढ़ता लिखता हूँ अखबारों में, सब जितने भी आज तक कुछ भी घटनाएं हुई सब बेडरूम में। परंतु उन्होंने एक पूजा घर बहुत अच्छा बनवाया था। भगवान करे सबके यहाँ ऐसे ऐसे पूजा घर बने। पूजा घर के अंदर रामचंद्र, सीता, लक्ष्मण के चित्र लगाए थे। उसके ऊपर उन्होंने एक नेताजी का चित्र लगाया था। वाह। आश्चर्य से मैंने पूछा कि रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण के चित्र के ऊपर आपने नेताजी का चित्र क्यों लगा दिया। तो वो बोले आप नहीं जानते, नंगा भगवान से बड़ा होता है। तालियां बजा दो, सही बोल रहे हैं। और उस नंगे को स्थापित करने के लिए मैंने कविता लिखी, वो आपको अर्ज करता हूं, सुनिएगा। सुनना। आजकल जो नंगा है, सही कहना, आजकल जो नंगा है भला है चंगा है। मैं गलत कह रहा हूं बताओ, नहीं तालियां बजाकर मैं समर्थन। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है,
नंगों की अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान है। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, टाई लगाइए, पर आपको कोई फूटी आंखों नहीं देखेगा। बस जा सड़क पर नंगे होके निकलिए, आपके पीछे पूरा शहर होलेगा। संचालक जी जा रहे हैं, दूर से दिखाई देंगे, आप प्रैक्टिकल करके देख लें। आप आजकल जो नंगा है, भला है, चंगा है, नंगों की अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान है। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, टाई लगाइए, पर आपको कोई फूटी आंखों नहीं देखेगा। पज्जा सड़क पर नंगे होकर निकलिए, आपके पीछे पूरा शहर बोलेगा। गांधी जी अर्धनग्न रहते थे, उनसे अंग्रेज डरते थे, आधे रहने पे डरते थे। पूरे रहे होते तो 1947 बजाय 36 देश आजाद हो जाते। कहने का ढंग है और कुछ है नहीं भाई साहब। आजकल जो नंगा है, भला है, चंगा है, नंगों की अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान है। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, टाई लगाइए, पर आपको कोई फूटी आंखों नहीं देखेगा। बस जा सड़क पर नंगे होकर निकलिए, आपके पीछे पूरा शहर बोलेगा। गांधी जी अर्धनग्न रहते थे, उनसे अंग्रेज डरते थे, उनमें शौर्य था, तेज था, उनके साथ पूरा देश था। इससे यह सिद्ध होता है कि नंगों के साथ जनमत होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि नंगों के साथ जनमत होता है। एक नेता जी से मैंने पूछा कि आप नंगे कब हुए? वो बोले जिस दिन से नेता हुए। पहन ओढ़ करके नेता हुआ होता तो विपक्ष हमको नंगा कर देता। हमने कहा नेताजी हमें भी नंगे होने की टेक्निक बताइए। वो बोले अपने बॉस को गालियां देना शुरू करो, तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व में नग्नता आ जाएगी। हमने कहा इसमें तो सस्पेंड हो जाएगी, नौकरी चली जाएगी। वो बोले तो फिर तुम सब्जी वाले से सब्जी उधार लेना शुरू करो, खाओ पियो मौज करो। जिस दिन वो सब्जी वाला तुम्हारे गिरेबान में हाथ बढ़ाएगा, तुम क्या, तुम्हारा पूरा खानदान नंगा हो जाएगा। तुम क्या, तुम्हारा पूरा खानदान नंगा हो जाएगा। इन पंक्तियों पर आपका विशेष ध्यान और समर्थन चाहता हूं। मैंने सब्जी वाले से कहा, सब्जी वाले भैया हमें सब्जी उधार दो, हमें नंगा होना है। वो बोला बाबूजी आप कहाँ खो गए, आप तो उधार मांगते नंगे हो गए। अरे आप कहाँ खो गए, अरे आप तो उधार मांगते नंगे हो गए। अरे हमने कहा उधार मांगने से कोई नंगा होता है? उधार से तो हमारा पूरा देश चलता है। और इसी उधार की बदौलत जब हमारा देश अमेरिका का उपनिवेश हो जाएगा तो सच कहता हूँ ईमानदारी के साथ नंगा हो जाएगा, ईमानदारी के साथ।